नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का मानव भूगोल की इस क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल के विषय वस्तु एवं मानव भूगोल की विभिन्न ब्रांचेस के बारे में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीए फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल के पेपर का अध्ययन किया है एवं भूगोल से सामान्य जन अथवा आपकी फर्स्ट ईयर की क्लास से आपको भूगोल के बारे में जो मालूम चला है उसके अनुसार भूगोल का कंसर्न पर्वतों, महासागरों, वायुमंडल, नदियों, खेतों, वनों इत्यादि से है। मानव भूगोल से तात्पर्य मानव समाज का या ह्यूमन बीइंग्स का, ह्यूमन सोसाइटीज़ का हमारी पृथ्वी के साथ क्या अंतर्क्रिया है उसके अध्ययन से है। मानव भूगोल की शुरुआत लगभग 200 साल पहले जर्मनी में हुई थी। उसमें वहाँ एक प्रसिद्ध भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल ने एक पुस्तक लिखी थी, ह्यूमन ज्योग्राफी। उस पुस्तक के अंदर उन्होंने यह जानने का प्रयास किया था कि किस प्रकार से पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में मानव ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर अपने आप को वहाँ पर स्थापित किया है, अपने आप को वहाँ पर स्थापित कर अपनी आजीविका प्राप्त करने का प्रयास किया है। किसी भी स्थान के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए मानव को कई प्रकार की प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। पृथ्वी के ऊपर कहीं तो ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर समतल मैदान हैं, कहीं पर पठार हैं, किन्हीं स्थानों पर घने जंगल हैं एवं कुछ स्थानों के ऊपर हमें शुष्क मरुस्थल मिलते हैं। कुछ स्थान बहुत ही अधिक ठंडे हैं एवं कुछ स्थानों बहुत ही अधिक गर्म है। किन्हीं स्थानों पर बहुत वर्षा आती है, कुछ स्थान बहुत शुष्क है। यानी कुल मिलाकर पृथ्वी का जो भौतिक पर्यावरण है, जो कि क्लाइमेट से, जो कि धरातल से, जो कि वनस्पति से, जो कि मिट्टियों इत्यादि से, जो कि जल की उपलब्धता से बनता है, वो अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न है। अतः इन प्रत्येक स्थानों पर मानव जब अपने गांव, अपने नगर बसाने की कोशिश करता है, वहाँ पर खेती करने का प्रयास करता है अथवा वहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगाने का प्रयास करता है, तो उस स्थान के जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनको उससे जानना पड़ता है एवं अपनी तकनीकी की सहायता से उन संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। चूँकि आप सभी जानते हैं कि मानव प्रजाति जो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई है, उसके तकनीकी ज्ञान में अलग अलग हिस्से में बहुत फ़र्क है। उदाहरण के लिए एक और हम देखते हैं कि भारत के इसरो जैसे संस्थान अंतरिक्ष के अंदर चंद्रमा पर एवं मंगल ग्रह पर सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, चंद्रमा पर मानव को भेजने की तैयारी है। वहीं हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में या जंगलों में आदिवासी भाई रहते हैं, उन लोगों का तकनीकी ज्ञान इसरो के वैज्ञानिकों से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इसलिए मानव का अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के संसाधनों के साथ एडजस्टमेंट या सामंजस्य बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार का है एवं मानव भूगोल में इसी प्रकृति एवं मानव के बीच की अंतर्क्रिया जो है उसका अध्ययन किया जाता है। जहाँ तक मानव भूगोल की परिभाषाओं का सवाल है, तो आपके लिए 3 परिभाषाएं मैंने आज जो पावर पॉइंट में ऐड करूँगा उसमें दी हैं। ये 3 परिभाषाएं जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल, अमेरिकन भूगोलवेता एलन चर्चिल सैम्पल एवं फ्रांसीसी भूगोलवेता पॉल विडोल डी ब्लाश के द्वारा दी गई हैं। इस पावर पॉइंट के साथ में ही मैं आपके साथ में एक हिंदी के अंदर मानव भूगोल की पुस्तक का एक चैप्टर भी शेयर करूंगा। मेरा आप सभी से आग्रह है एवं आप सभी को सुझाव भी है कि आप लोग उस चैप्टर को एक बार अवश्य पढ़ लें। यह चैप्टर एनसीईआरटी की 12th क्लास की मानव भूगोल पुस्तक से है। चैप्टर काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। इसमें
मानव भूगोल की परिभाषाओं, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की विषय वस्तु एवं मानव भूगोल की विभिन्न ब्रांचेस आदि के बारे में प्रारंभिक सभी जानकारियाँ दी गई हैं। इस चैप्टर को शेयर करने के पीछे उद्देश्य था कि चूँकि आप में से अधिकांश विद्यार्थी हिंदी मीडियम से हैं और हिंदी मीडियम की अंदर इंटरनेट के ऊपर रिसोर्सेज कम उपलब्ध हैं अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के मुकाबले। अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए बहुत से यूट्यूब के ऊपर भी मटेरियल उपलब्ध है, बहुत से पावर पॉइंट भी विभिन्न भूगोलवेताओं साइंटिस्टों के बनाए हुए उपलब्ध हैं, परंतु चूँकि हिंदी के अंदर इस तरह का रिसोर्स मटेरियल कम है, तो एक ऐसा रिसोर्स मटेरियल जिसको कि लीगली शेयर किया जा सकता है वह एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं। इसलिए मैंने आपके साथ में इस पुस्तक का पहला चैप्टर शेयर कर दिया है। आगे भी जैसे जैसे हम अपने अध्ययन में बढ़ेंगे तो जिस सब्जेक्ट या जिस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे उससे संबंधित एनसीईआरटी अथवा अन्य सोर्सेज जो भी मुझे हिंदी में उपलब्ध होंगे उनका मटेरियल मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। परंतु ये पहला चैप्टर तो आप सभी के लिए पढ़ना काफ़ी आवश्यक है। एनसीईआरटी की बुक के अलावा आप माजिद हुसैन की अथवा पीसी जाट की भी हिंदी में जो पुस्तकें उपलब्ध हैं या फिर एनआर कसवा की जो मानव भूगोल की बुक है उन सभी पुस्तकों को भी आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे कि मानव भूगोल की जो 3 परिभाषाएं दी गई हैं, चाहे रेटजेल की, चाहे सैंपल की या विडाल ब्लाश की, उस सभी में इन लोगों ने जोर दिया है कि मानव भूगोल जो है मानव समाज, ह्यूमन सोसाइटीज़ और पृथ्वी की सतह के बीच की अंतरक्रिया या उनकी रिलेशनशिप के बीच का अध्ययन है। सैंपल कहती हैं कि ये रिलेशनशिप लगातार बदलती रहती है, ये रिलेशनशिप डायनामिक है। अनरेस्टिंग मैन यानी मानव हमेशा आराम की स्थिति में नहीं रहता, वह क्रियाशील है, कुछ ना कुछ करता रहता है। और इसी तरह पृथ्वी का धरातल भी सदैव स्थायी नहीं है। धरातल के ऊपर भी मौसम के अनुसार परिवर्तन आते रहते हैं। कभी ग्रीष्म ऋतु आएगी, कभी शीत ऋतु आएगी, कभी बारिश का मौसम आएगा। किसी समय मानव पृथ्वी के ऊपर एक फसल को उगाता है या फिर किसी समय वह फसल को काट रहा है। यानी इस पृथ्वी की धरातल पर मानव की अंतर्क्रिया एवं प्रकृति के खुद के जो शक्तियां हैं उनके कारण निरंतर कुछ बदलाव आते रहते हैं एवं मानव उन बदलावों के साथ अपनी टेक्नोलॉजी की सहायता से एडजस्टमेंट करता है। और ह्यूमन ज्योग्राफी इसी निरंतर बदलती अंतर्क्रिया का अध्ययन है। विडाल डी ब्लाश कहते हैं कि बहुत से फिजिकल लॉज यानी भौतिक नियम जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो हमारी पृथ्वी को गवर्न करते हैं एवं मानव प्रजाति जो है उसको भी बहुत से फिजिकल लॉज गवर्न करते हैं। परंतु मानव अपनी बौद्धिक क्षमता एवं अपने तकनीकी विकास के कारण उन नियमों को, उन नेचुरल लॉज को अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करता है और इन्हीं सब स्थितियों को समझ पाने का एक प्रयास है मानव भूगोल। एक सबसे आसान डेफिनेशन या मानव भूगोल की नेचर क्या है इसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप इसको समझें कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स। यानी मानव भूगोल में हमारी पृथ्वी एवं मानव प्रजाति के बीच की अंतर्क्रिया का अध्ययन किया जाता है। आज जो चैप्टर मैंने आपके साथ शेयर किया है उसमें चैप्टर के अंदर 2 छोटी छोटी केस स्टडीज़ हैं या स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी का नाम होगा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन यानी मानव का प्रकृतिकरण। दूसरी स्टोरी का टाइटल होगा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर यानी प्रकृति का मानवीकरण। इन दोनों केस स्टडीज़ में से पहली केस स्टडी जो है वह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के अबूझमाड़ जंगलों की है। वहाँ पर मारिया ट्राइब और गोंड ट्राइब्स रहती हैं। तो इस स्टोरी में बताया गया है इस केस स्टडी में कि किस प्रकार एक गोंड या मारिया आदिवासी जो है वो अपने प्रकृति के साथ बेहद प्रसन्न है। प्रकृति ने जो भी चीज़ें उसको प्रदान की हैं वो उसको प्रकृति का आशीर्वाद मानता है। अपने जंगल में वो एक छोटे से
जंगल के एक टुकड़े को सफाई करके और वहाँ पर अपना खेत बनाएगा, वहाँ अपनी फसलें उगाएगा एवं जंगल से बहुत सी चीज़ें एकत्र करेगा, जंगल में बहने वाली नदी से वो पानी पिएगा एवं वो इस प्राकृतिक पर्यावरण के साथ उसका एकीकरण है, वह इसी प्रकृति का हिस्सा है, वह अपने आप को प्रकृति से अलग नहीं समझता है, उसने अपने आप को प्रकृति के साथ एडजस्टमेंट उसने अपना बैठा लिया है, उसका प्राकृतिकरण हो गया है। दूसरी जो केस स्टडी है वह शीत कटिबंध की शीतोष्ण कटिबंध की स्टडी है। नॉर्वे का एक ट्रांसमोर शहर है, उस शहर के अंदर इस केस स्टडी के अंदर शीत ऋतु के समय का वर्णन किया गया है कि चारों तरफ बर्फ़ है और वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने किस तरह से अपने प्राकृतिक वातावरण जो एडवर्स स्थितियाँ थी शीत की उनके साथ उन्होंने अपना एडजस्टमेंट अपनी टेक्नोलॉजी के साथ बैठाया है एवं प्रकृति का मानवीकरण कर दिया गया है। बाहर तापमान माइनस के अंदर है, चारों तरफ बर्फ़ है, परंतु उनकी बिल्डिंग्स में टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहाँ पर बर्फ़ चूँकि चारों ओर जब गिरी रहती है शीत ऋतु में नॉर्वे के अंदर या शीत कटिबंध के देशों के अंदर, उस समय वहाँ किसी भी तरह की वनस्पति का उग पाना संभव नहीं है, परंतु चूँकि इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स के अंदर हीटिंग की व्यवस्था की गई है और उनकी जो बिल्डिंग्स है वो ग्लास हाउस या ग्रीन हाउस की तरह काम करती हैं, तो बर्फ़ को दूर रखा जाता है, सूर्य की किरणों को आने देती हैं एवं आर्टिफिशियल हीटिंग भी की जाती है और वो अपने इन बिल्ट एनवायरनमेंट्स के अंदर अलग अलग तरह की वनस्पति भी उगा पाने की स्थिति के अंदर हैं एवं जो चीज़ें वो उगा नहीं सकते वो हमेशा ट्रेड या ट्रांसपोर्ट के द्वारा एरोप्लेन्स के द्वारा उनके यहाँ लाई जाती हैं। तो ये दो एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि किस तरह से मानव ने प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाया है। एक केस स्टडी में उसकी टेक्नोलॉजी आदिम अवस्था में है एवं वह प्रकृति में अन्य जीव जंतुओं की तरह ही रह रहा है। दूसरी जो केस स्टडी है उसमें मानव ने अपने तकनीकी विकास के कारण जो प्राकृतिक स्थितियां हैं उनको अपने बिल्ट एनवायरनमेंट में बदल दिया है। जब हम मानव के प्रकृतिकरण की बात करते हैं तो वे गतिविधियां जो मानव ऐसे पर्यावरणों में जिन गतिविधियों को करता है वे हैं हंटिंग यानी शिकार, मछली पकड़ना, जंगल से भोजन एकत्र करना या जानवरों को पालना अथवा सबसिस्टेंस खेती यानी जीवन यापन हेतु कृषि करना। जब हम प्रकृति के मानवीकरण की बात करते हैं तो हम बहुत बड़े अर्बन स्प्रोल्स या नगरीय पर्यावरणों की बात करते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली का नेशनल कैपिटल रीजन, मुंबई या न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया। इसी तरह बिल्ट एनवायरनमेंट्स में हम विभिन्न इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं। मानव भूगोल अर्बन स्प्रोल्स का, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का, एग्रीकल्चरल रीजन्स का, पशुपालन जिन क्षेत्रों में होता है, इन सभी मानव की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो पृथ्वी के अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग हिस्सों में बहुत भिन्नता लिए हुए हैं, उन सभी का अध्ययन मानव भूगोल करता है। ह्यूमन ज्योग्राफी के सब्जेक्ट मैटर में मानव प्रजाति, मानव जनसंख्या का बढ़ना, उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पृथ्वी पर मानव जनसंख्या जो थी वो 1 अरब थी एवं लगभग 200 साल में मानव की जनसंख्या बढ़कर 7 अरब हो गई है और वैज्ञानिक उम्मीद कर रहे हैं कि सन 2030 में 8.5 अरब एवं 21वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 11 अरब लोग हमारी धरती के ऊपर होंगे। इन सभी लोगों के जीवन यापन के लिए भोजन, वस्त्र एवं घर की आवश्यकता पड़ेगी एवं ये सभी संसाधन हमें हमारे पृथ्वी से ही
मिलते हैं। तो मानव भूगोल में मानव की बढ़ती जनसंख्या, उसके बढ़ते कंजम्पशन एवं इस पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में मानव की बसावट एवं किस प्रकार से मानव ने वहाँ प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अपना एडजस्टमेंट किया है, उसका अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन को टेक्निकली करने के लिए हम मानव की आर्थिक गतिविधियों को प्राइमरी, सेकेंडरी अथवा तृतीयक टर्शरी एक्टिविटीज़ के रूप में उनका अध्ययन करेंगे। दूसरे शब्दों में हम कृषि या पशुपालन का अध्ययन करेंगे। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर हम इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का, माइनिंग का अध्ययन करेंगे। और टर्शरी एक्टिविटीज़ में हम अर्बन या शहरी पर्यावरणों का अध्ययन करेंगे। इस पृथ्वी पर अलग अलग संसाधन जैसे कि कोयला, खनिज तेल, लोहा अयस्क, एल्यूमिनियम सभी जगह एक समान मात्रा में नहीं मिलता। किन्हीं स्थानों पर एक खनिज की बहुतायत है, किसी अन्यत्र स्थान पर किसी दूसरे खनिज की बहुतायत है। इसी तरह जल संसाधन भी कुछ स्थानों पर बहुतायत में उपलब्ध हैं, कुछ स्थानों पर जल संसाधन बहुत कम उपलब्ध हैं। तो संसाधनों की पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में इस वितरण की विविधता का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि जो पृथ्वी के ऊपर लगभग 180 देश हैं, उनमें से कुछ विकसित देश हैं, कुछ विकासशील देश हैं। यानी कि विकास के लेवल में बहुत भिन्नता है, डिस्पैरिटी है। देशों के बीच में ही नहीं, एक ही देश के अलग अलग राज्यों के बीच में भी विकास के लेवल में भिन्नता है। उदाहरण के लिए केरल को उड़ीसा से काफ़ी अधिक विकसित माना जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के क्राइटेरिया के ऊपर। किसी एक ही शहर के अंदर भी आप देखेंगे तो कुछ कॉलोनीज़, नेबरहुड्स बहुत विकसित हैं, वहाँ पर खेलने के लिए मैदान हैं, चौड़ी सड़कें हैं, घूमने के लिए पार्क हैं और घर भी एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर बने हुए हैं। सीवरेज की व्यवस्था है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ है। ये सभी सरकार के द्वारा या नगर पालिका के लिए किया गया है। परंतु उसी शहर की कुछ अन्य कॉलोनीज़ में स्लम है, वहाँ पर बहुत ही बुरी स्थिति के अंदर बहुत गरीबी है, वहाँ सुविधाओं की बहुत कमी है एवं ऐसे वातावरण के अंदर भी बहुत से लोग रहते हैं। ये सब उदाहरण देने से मेरा आशय है कि आप इस चीज़ को समझें कि विकास के लेवल पे या प्रोस्पेरिटी के लेवल पे इस पृथ्वी पर अलग अलग जनसमूहों, अलग अलग देशों या एक ही देश के अंदर अमीर और गरीब लोगों या एक ही शहर के अलग अलग हिस्से में रहने वाले लोगों को जिन संसाधनों की उपलब्धता है उसमें बहुत डिस्पैरिटी है, उसमें बहुत विषमता है। इस विषमता का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मानव की जनसंख्या आज से लगभग 200 साल पहले जो 1 अरब थी वह अब बढ़कर लगभग 7 अरब हो गई है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के खाने के लिए हमें बहुत से जंगलों को साफ़ करना पड़ा है, वहाँ पर अपने खेत बनाने पड़े हैं। इसी तरह घास भूमियों को साफ़ करके वहाँ पर हमने खेती करनी प्रारंभ कर दी है। खेती के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है, हमने नदियों पर बांध बनाए हैं। जिन स्थानों पर नदियाँ नहीं हैं वहाँ भूमि के अंदर बहुत अधिक गहराई से हजार फुट की गहराई से भी हम जल निकाल कर सिंचाई कर रहे हैं एवं अन्न, सब्जियां एवं इत्यादि का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे कि इस पृथ्वी के 7 अरब लोगों को भोजन मिल सके, उनको वस्त्र मिल सके, उनको रहने के लिए घर मिल सके। परंतु इस प्रक्रिया में हम अपने संसाधनों का ह्रास कर रहे हैं, हम अपने पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। इस रिसोर्स डिग्रेडेशन या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है एवं मानव भूगोल में इस चैलेंज का भी अध्ययन किया जाता है कि किस तरह से हम विकास की प्रक्रिया को सतत कर सकते हैं, सस्टेनेबल कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है, जो उद्देश्य है, उसको किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, उसका अध्ययन भी हम मानव भूगोल में करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास की संकल्पना से तात्पर्य है कि विकास का स्वरूप इस प्रकार का हो कि आज की जो जनरेशन है, आज की पीढ़ी है, उसकी सभी जायज़ आवश्यकताओं की पूर्ति इस पृथ्वी के पर्यावरण से, यहाँ के संसाधनों से हो सके
एवं इस कार्य को करते हुए हम संसाधनों का इस तरह से हास ना करें कि आने वाली पीढ़ियों के जीवन यापन के लिए कोई संसाधन बचे ही नहीं। यानी सारा का सारा तात्पर्य संसाधनों के उद्देश्य जो है वो संसाधनों के इस प्रकार के इस्तेमाल से है कि संसाधन रिन्यूएबल हों, यानी उनका नवीनीकरण हो सके। और जिस तरह की सौर ऊर्जा है, जिस तरह की बहुत से खनिज पदार्थों से बनने वाली चीज़ों को रिसाइकल करके हम पुनः उपयोग कर सकें। खेती से मिलने वाला अन्न भी एक रिसाइकलेबल रिसोर्स है, परंतु उसके लिए हमें हमारी मिट्टियों को सस्टेनेबल रखना होगा, हमारे जल संसाधनों को, हमारे भूमिगत जल का ह्रास नहीं करना होगा। इन सभी अलग अलग तरह के थीम्स का अध्ययन ह्यूमन ज्योग्राफी में किया जाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में पर्यावरण के साथ मानव ने अलग अलग स्थानों पर जो एडजस्टमेंट या अडेप्टेशन किए हैं उनका अध्ययन किया जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण के साथ। इस बारे में मैंने कुछ आपको उदाहरण दिए हैं, परंतु हम इन उदाहरणों को फिर से देख सकते हैं कि फूड गैदरिंग या हंटिंग, उदाहरण के लिए भूमध्य रेखीय वनों के पिग्मी जनजाति का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार बर्फ से ढके हुए टुंड्रा प्रदेश की एस्किमो प्रजाति का अध्ययन करेंगे। वे सभी स्थान जहाँ पर कि वर्षा के प्रतिरूप निश्चित नहीं है अथवा वर्षा अनसर्टेन है, किसी वर्ष अधिक होती है, किसी वर्ष कम होती है, कुछ हिस्सों में अधिक होती है, कुछ हिस्सों में कम होती है, वहाँ पर मानव ने पशुपालन को अपने जीवन यापन के साधन के रूप में अपनाया है। उदाहरण के लिए कीनिया के अर्धशुष्क क्षेत्रों की मसाई प्रजाति अथवा भारत के हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू के गुजर बकरवाल चरवाहे, जहाँ पर वर्षा अच्छी मात्रा में जिन स्थानों पर होती है या बहुतायत से होती है, वहाँ पर मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया है। बहुत अधिक वर्षा के क्षेत्रों में मानव चावल की खेती करता है एवं वे स्थान जहाँ पर वर्षा एक निश्चित कुछ महीनों में ही आती है परंतु बहुत ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर गेहूँ की खेती की जाती है। जहाँ पर साल भर पानी की उपलब्धता है वहाँ पर मानव ने बागाती कृषि प्रारंभ की है। इसी तरह वे स्थान जहाँ पर कि जंगल बहुतायत में है वहाँ पर मानव ने अपने जीवन यापन के व्यवसाय के रूप में वानिकी को अपनाया है। तटीय क्षेत्रों में मानव मछली पालन से अपना जीवन यापन करता है। जिस तरह से हमने बात की कि मानव प्राकृतिक पर्यावरण में ऑल्ट्रेशन करता है, मॉडिफिकेशन करता है या उसको बदल देता है या अपने पर्यावरण को डोमिनेट करता है, उसके कुछ उदाहरण हैं। जंगल अथवा घास भूमियों को काटकर वहाँ पर खेती प्रारंभ करना, वे स्थान जहाँ पर पानी सिंचाई के लिए कम है उन स्थानों पर वहाँ से गुजरने वाली या उन स्थानों के पास के क्षेत्रों से गुजरने वाली नदियों के ऊपर बांध बनाना, नदियों के पानी को नियंत्रित करना एवं उससे सिंचाई करके खेती करना। इसी तरह अर्बन एनवायरनमेंट्स हैं जहाँ पर कि शहर हैं, पोर्ट्स हैं, वहाँ की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति वहाँ रहने वाले लोगों की ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होती है। मानव भूगोल की जो भिन्न भिन्न ब्रांचेस हैं उनमें महत्वपूर्ण है आर्थिक भूगोल, अधिवास भूगोल या नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल एवं सामाजिक भूगोल। हम आज की क्लास में जिन जिन थीम्स के ऊपर चर्चा हुई है इनके ऊपर डिटेल में चर्चाएं आने वाले समय में करते रहेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप सभी से अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।